सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सर अनिल जहांगीर में। तो आज से जो है हम सेकंड ग्रेड की जो इकोनॉमिक्स है वो शुरू करने वाले हैं। सेकंड ग्रेड में इकोनॉमिक्स के जितने टॉपिक हैं उनको हम करेंगे, ठीक है। और हम शुरुआत कर रहे हैं बिल्कुल इजी टॉपिक से, मांग डिमांड, ठीक है। तो क्लास को आपने पूरा देखना है। इसे हम दो या तीन क्लास में डिमांड ये जो टॉपिक है इसे हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और आपका क्वेश्चन आउट नहीं होगा। हमारा शेड्यूल क्या रहेगा क्लास का, पहले आपके ये मांग का टॉपिक हो जाएगा, फिर इससे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन है, इस टॉपिक के क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करवाए जाएंगे, ठीक है। और आपका टेलीग्राम पर आपका टेस्ट भी लिया जाएगा, टॉपिक वाइज आपके टेस्ट भी लिए जाएंगे। अगर किसी ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है मांग, इंग्लिश में इसे बोलेंगे डिमांड, ठीक है। तो सबसे पहले मांग है क्या, नॉर्मल सी भाषा में बात करें तो मांग से क्या तात्पर्य है, कोई चीज़ को मांगना, किसी वस्तु को मांगना, नॉर्मल सी बात करें। लेकिन अगर हम अर्थशास्त्र की भाषा में बात करें तो मांग से क्या तात्पर्य है कि मांग से तात्पर्य उस वस्तु की मात्रा से है जो उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तत्पर रहता है। मांग से तात्पर्य किससे है, वस्तु की वो मात्रा जो उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार रहता है। यानी कि 10 रुपये कीमत पर किसी वस्तु की 4 मात्रा है और उपभोक्ता उसे खरीदने के लिए तैयार है, तो ये मांग कहलाएगी, ठीक है। अब जो मांग की अवधारणा है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है अच्छे से, ठीक है। अच्छे से ध्यान में रखनी है, यहाँ से सारी जो इम्पोर्टेंट है वो आपके वहाँ से क्वेश्चन बनेगा, वो मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें मांग की अवधारणा के साथ, ठीक है, मांग की अवधारणा के साथ स्थान, समय और कीमत तीनों आती हैं, ठीक है। स्थान भी आएगा, समय भी आएगी और कीमत भी आएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, मांग में 3 तत्व सम्मिलित होते हैं। मांग में 3 तत्व सम्मिलित होते हैं। पहला तो है किसी वस्तु की इच्छा या आवश्यकता। मांग यानी कि डिमांड के लिए क्या जरूरी है, किसी वस्तु की इच्छा होना, ठीक है, किसी वस्तु की इच्छा होना। दूसरी बात इसमें क्या है कि केवल इच्छा से कुछ नहीं होगा, इच्छाएं तो अपनी बहुत है, आवश्यकताएं तो अपनी बहुत है, लेकिन उसको खरीदने के लिए, वस्तु को खरीदने के लिए हमारे पास पैसा भी तो होना जरूरी है। तो दूसरा आवश्यक तत्व इसका क्या है, पैसा, ठीक है। अब हमारे पास पैसा भी है और हमारी जो आवश्यकता भी है, लेकिन हमारी पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी किसी वस्तु की आवश्यकता तो है लेकिन हमारी पैसा खर्च करने की इच्छा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, मांग में 3 तत्व सम्मिलित होते हैं, ठीक है। एक तो है किसी वस्तु की इच्छा या आवश्यकता, दूसरा है वस्तु को खरीदने के लिए मुद्रा या पैसा, और तीसरा है पैसा खर्च करने की इच्छा। यहाँ से ये जो है क्वेश्चन बन के आते हैं कई बार, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये तो हो गया, अभी मांग का अर्थ क्या है, तो मांग का अर्थ आपको पता चल गया होगा, ठीक है। मांग से अभिप्राय है कि वस्तु की मात्रा जो उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार रहता है, ठीक है, वो होगी मांग, ठीक है। मांग में तीन, इसकी अवधारणा के साथ तीन आते हैं, स्थान, समय, कीमत, और इसमें 3 तत्व सम्मिलित है, ठीक है। और इसके बाद में हम बात करेंगे मांग मात्रा क्या है। यहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है कि एक तो है आपके यहाँ पर कि मांग और मांग मात्रा एक ही है, लेकिन दोनों में अंतर है, ये एक नहीं है। मांग मात्रा क्या है, मांग मात्रा से अभिप्राय उस विशेष मात्रा से है जो वस्तु की एक विशिष्ट कीमत पर खरीदी जाती है, जो एक विशिष्ट कीमत पर खरीदी जाती है, ठीक है। ये ध्यान रखिए, ये दोनों में अंतर है, ठीक है। अब मांग की बात करें तो इसके 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2। एक तो होती है व्यक्तिक और एक होती है बाजार, ठीक है। एक तो होती है व्यक्तिक, एक होती है बाजार। अब व्यक्तिक में क्या आएगा, किसी एक निश्चित समय में, किसी एक निश्चित समय में एक व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्रा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा जो मांगी जाने वाली मात्रा होगी वो व्यक्तिगत मांग होगी, और जो समस्त उपभोक्ताओं द्वारा मांगी जाने वाली जो वस्तु की मात्रा होगी वो बाजार मांग होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपकी होगी व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत मांग में तो एक उपभोक्ता द्वारा,
ठीक है, एक उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा और बाजार मांग में सभी उपभोक्ताओं द्वारा मांगी जाने वाली वस्तुओं की मात्राओं का जो योग है वो बाजार मांग कहलाता है। ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे मांग अनुसूची की। ये तो होगी मांग के प्रकार। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं आगे मांग अनुसूची की। आगे हम बात करेंगे मांग अनुसूची की। बात करेंगे कि मांग अनुसूची क्या है। देखिए मांग अनुसूची, देखिए वह तालिका है, मांग अनुसूची क्या है, वह तालिका जिसमें कीमत तथा खरीदी की मात्रा के संबंध को प्रकट किया जाता है। ठीक है, मांग अनुसूची क्या है, जिसमें कीमत तथा, तो ये आपके सामने व्यक्ति की मांग अनुसूची है, यानी कि वस्तु की कीमत और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के बीच जो संबंध होता है उसे मांग अनुसूची कहा जाता है। ठीक है, ये व्यक्तिक मांग अनुसूची है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे बाजार मांग अनुसूची की। बाजार मांग अनुसूची हम पढ़ के आए हैं, सभी उपभोक्ताओं का जो है सभी समस्त उपभोक्ताओं द्वारा मांगी जाने वाली वस्तुओं के मात्राओं का योग बाजार मांग कहलाता है। ये जो है व्यक्तिगत जो मांग है उनसे मिलकर बनती है। ठीक है, जैसे ये कीमत दे रखी है तो ये ए द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा, ये बी द्वारा, इसी प्रकार सी डी ऐसे चलता रहेगा। इनका जो योग है, इनकी मात्राओं का जो योग है वो क्या कहलाएगा, बाजार मांग कहलाएगा। समस्त उपभोक्ताओं द्वारा, ठीक है, मांगी जाने वाली वस्तुओं की मात्राओं का योग जो है वो बाजार मांग कहलाएगा। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, बाजार मांग अनुसूची। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे मांग वक्र। अब मांग वक्र क्या है, तो ये भी दो प्रकार के हैं आपके। ठीक है, ये भी दो प्रकार के हैं, मांग भी दो प्रकार की। ठीक है, मांग अनुसूची भी दो प्रकार की और मांग वक्र भी दो प्रकार के। कौन से प्रकार हैं आप पढ़ ही रहे हो। ठीक है, तो मांग वक्र पहले देखते हैं कि मांग वक्र है क्या। विभिन्न कीमतों पर किसी उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा का कीमत से विपरीत संबंध बताता है। मांग वक्र क्या बताता है, मांग वक्र हमें बताता है कीमत का जो है मात्रा से विपरीत संबंध, यानी कि कीमत बढ़ेगी तो मात्रा घटेगी और कीमत घटेगी तो मात्रा बढ़ेगी, तो ये विपरीत संबंध को बताता है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर दो प्रकार कौन से हैं, एक तो है व्यक्तिक मांग वक्र और एक है बाजार मांग वक्र। ठीक है, व्यक्तिक बाजार मांग वक्र जो है आपको दिखाई दे रहा होगा सामने। ठीक है, और इसमें जो है ओ वाई अक्ष पर कीमत ली गई है और ओ एक्स अक्ष जो है उस पर मात्रा ली गई है। ठीक है, और ये इनके कीमत और मात्रा के बीच में ऋणात्मक संबंध को व्यक्त करता है। ठीक है, और जो बाजार मांग वक्र है वो व्यक्तिगत मांग वक्रों का योग होता है। क्या होता है, व्यक्तिगत मांग वक्रों का क्या होता है, योग होता है। ठीक है, तो इन व्यक्तिगत मांग वक्रों से जो है हमें बाजार मांग वक्र प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम आगे बात करेंगे, तो नेक्स्ट है मांग के निर्धारक तत्व, कि मांग को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो इसमें आपके सबसे पहले हम बात करेंगे वस्तु की स्वयं की कीमत। वस्तु की स्वयं की कीमत जो है मांग के निर्धारक तत्व के अंतर्गत आती है। ये वस्तु की स्वयं की कीमत कैसे मांग को प्रभावित करती है। अगर देखिए किसी वस्तु की कीमत ज़्यादा है, किसी वस्तु की कीमत ज़्यादा है और किसी व्यक्ति को उसकी आवश्यकता है, कोई व्यक्ति उस वस्तु की मांग कर रहा है लेकिन उसकी कीमत ज़्यादा है, ठीक है, तो उससे क्या होगी, उसकी मांग प्रभावित होगी। ठीक है, और उपभोक्ता की आय से भी मांग का ये भी इसके अंदर आएगा, उपभोक्ता की आय। ठीक है, उपभोक्ता की आय से भी जो है मांग प्रभावित होती है। ठीक है, और संबंधित वस्तुओं की कीमतें, इन्हें हम आगे पढ़ेंगे। संबंधित वस्तुएं कौन कौन सी होती है, इनसे भी जो है ये भी एक मांग का निर्धारक तत्व है, ये भी एक मांग का निर्धारक तत्व है। इसके बाद में उपभोक्ता की पसंद व रुचि है। भविष्य के बारे में उपभोक्ता की कीमत प्रत्याशाएं, ये क्या, भविष्य के बारे में उपभोक्ता की कीमत प्रत्याशाएं, यानी कि मान लीजिए आज कोई वस्तु है, वर्तमान में उसकी कीमत 100 रुपये है, वर्तमान में उसकी कीमत 100 रुपये है, लेकिन भविष्य के बारे में उपभोक्ता कीमत प्रत्याशाएं, यानी कि इसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि आने वाले समय में, यानी कि 2 या 4 दिन बाद में या भविष्य में जो है वो उस वस्तु की कीमत घटकर 80 या 70 रुपये हो जाएगी, 80 या 70 रुपये हो जाएगी। तो ये भविष्य के बारे में उपभोक्ता कीमत प्रत्याशाएं हैं, ये भी मांग का एक निर्धारक तत्व है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट मांग फलन की। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
अब बात करेंगे मांग फलन की। अब मांग फलन क्या है? सबसे पहले मैंने आपको मांग का अर्थ बता दिया, मांग मात्रा बता दी, यानी कि इस टॉपिक से आपके ऐसा कुछ भी नहीं छूटने वाला जिससे कि आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो सके। आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्वेश्चन भी हम काफ़ी सारे करने वाले हैं, ठीक है। तो मांग फलन क्या है? मांग फलन देखिए, मांग फलन किसी वस्तु की मांग तथा उसके निर्धारक तत्वों के बीच फलनात्मक संबंध को व्यक्त करता है। निर्धारक तत्व अभी हम पढ़ के आए हैं, वस्तु की कीमत है, उपभोक्ता की आय है, संबंधित वस्तुओं की कीमतें हैं, उपभोक्ता की पसंद है, रुचि है उसकी, और भविष्य के बारे में उपभोक्ता की कीमत प्रत्याशा है। ये सारे जो मांग के निर्धारक तत्व है, ठीक है, इनके बीच के संबंध को, फलनात्मक संबंध को प्रकट करता है, तो वह मांग फलन कहलाता है। क्या कहलाता है? वो मांग फलन कहलाता है। ये भी दो प्रकार का होता है। ये भी कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। एक तो है व्यक्तिगत मांग फलन और दूसरा है बाजार मांग फलन। इसका आपको एग्जाम्पल अच्छे से ध्यान रखना है, इसके एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं, अच्छे से याद कर लेने हैं एग्जाम्पल, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि व्यक्तिगत मांग फलन क्या है, फिर हम देखेंगे बाजार मांग फलन क्या है, ठीक है। तो देखिए, व्यक्तिगत मांग फलन किसी एक उपभोक्ता की किसी वस्तु के लिए मांग तथा उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों के मध्य संबंध को प्रकट करता है। तो यहाँ पर बात आएगी, जब भी व्यक्तिगत की बात आएगी तो सिर्फ एक उपभोक्ता की बात आएगी। किसकी बात आएगी? एक उपभोक्ता की बात आएगी, ठीक है। तो व्यक्तिगत मांग फलन में किसी एक उपभोक्ता की किसी वस्तु के लिए मांग तथा उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों के मध्य संबंध को प्रकट करता है, तो वह व्यक्तिगत मांग फलन कहलाता है। और अगर इसे हम गणितीय रूप में देखें तो dx बराबर एफ यहाँ पर फंक्शन है, फलनात्मक संबंध को व्यक्त कर रहा है, px py फिर y te। अब ये सब कुछ क्या है? तो ये आपके लिए यहाँ पर आपको देख रहा होगा, जो px है py है, ये क्या है? ये कीमतें हैं, x वस्तु की कीमत है और ये y वस्तु की कीमत है। f जो है ये संबंध को व्यक्त कर रहा है, dx जो है वो कोई वस्तु x उसका फलन को दर्शा रहा है, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर y क्या है, तो उपभोक्ता की आय है, t क्या है? उपभोक्ता की रुचि है, e यहाँ पर किसको व्यक्त कर रहा है? उपभोक्ता की संभावनाएं को व्यक्त कर रहा है, ठीक है। भविष्य के बारे में जो उपभोक्ता की कीमत प्रत्याशा हैं उसे व्यक्त कर रहा है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। ये उदाहरण किसका है? तो ये उदाहरण है व्यक्तिगत मांग फलन का उदाहरण है, ठीक है। अब हम आते हैं इस तरफ, बाजार मांग फलन की तरफ, ठीक है। बाजार मांग फलन देखिए, बाजार मांग फलन किसी वस्तु की बाजार मांग तथा उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों के संबंधों को दर्शाता है। बाजार मांग, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बाजार मांग, ठीक है। जो बाजार मांग है, वस्तु की जो बाजार मांग है और उसके जो निर्धारक तत्व हैं, ठीक है, उनके संबंध को व्यक्त करता है बाजार मांग फलन, ठीक है। अब इसका क्या आएगा आपके? तो इसका आएगा MKT मार्केट, ठीक है, DX यानी कि बाजार मांग फलन। तो इसका आपका PX PY YT NYD इसमें ये आ जाएंगे, ठीक है। तो N यहाँ पर आपके इसमें जनसंख्या का आकार भी सम्मिलित हो जाएगा और YD आय का वितरण भी आ जाएगा। PX X वस्तु की कीमत है, PY Y वस्तु की कीमत है, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। बाकी ये Y जो है उपभोक्ता की आय है, T उपभोक्ता की रुचि है, ठीक है, बाकी ये सारे इसके अंदर शामिल हो गए, ठीक है। तो इसमें आपने ये ध्यान रखना है, ये YD है, ये कुछ एक्स्ट्रा इसमें जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो आपने ध्यान में रखना है ये कौन सा मांग फलन का उदाहरण है, तो ये बाजार मांग फलन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, कुछ मांग के प्रकार हैं वो और देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे संयुक्त मांग, व्युत्पन्न मांग, सामूहिक मांग। इनका अर्थ हमें पता होना चाहिए, कई बार ये भी प्रश्न में बनकर आ जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संयुक्त मांग की। देखिए, संयुक्त मांग क्या है? जब एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ दो वस्तुओं की मांग की जाती है, संयुक्त रूप से मांग की जाती है, दो वस्तुओं की मांग की जाती है, उसे संयुक्त मांग कहते हैं। जैसे पेन और इंक, यानी कि पेन और इंक होगी, क्रिकेट बैट और बॉल हो गई, उद्देश्य तो एक ही है, ठीक है, लिखना और खेलना, ठीक है, उद्देश्य तो एक ही है, लेकिन कोई एक उद्देश्य के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है? दो वस्तुओं की मांग की जा रही है, ठीक है। तो ये जो है संयुक्त मांग कहलाएगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ संयुक्त मांग आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है व्युत्पन्न मांग। व्युत्पन्न मांग, ठीक है, व्युत्पन्न मांग यानी कि
जब किसी वस्तु की मांग के कारण अन्य किसी वस्तु की मांग उत्पन्न होती है। किसी एक वस्तु के कारण किसी दूसरी वस्तु की मांग उत्पन्न होती है तो वो व्युत्पन्न मांग कहलाती है। जैसे उत्पत्ति साधनों की मांग, जैसे मान लीजिए, इसे मैं समझाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कोई उद्यमी है, ठीक है, कोई उद्यमी है, उसने कोई फैक्ट्री खोलनी है। क्या करनी है? कोई फैक्ट्री खोलनी है। उसके लिए क्या चाहिए? उसे उत्पादन के साधन चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए उसे क्या चाहिए? पूंजी चाहिए, ठीक है, पूंजी चाहिए, ठीक है। और उसको क्या चाहिए? श्रमिक चाहिए। इसके लिए अगर वो क्या करेगा, जब मान लीजिए उसके पास पूंजी है तो केवल पूंजी से तो कुछ नहीं होगा, उसे क्योंकि उसे फर्म खोलनी है, फैक्ट्री खोलनी है, ठीक है। तो इससे क्या होगी? श्रमिकों की भी जो जो है मांग उत्पन्न होगी, ठीक है। यानी कि उत्पादन के साधन, जो आपको पता ही है, भूमि है, श्रम है, तो इसके लिए उसे भूमि की भी आवश्यकता पड़ेगी, श्रम की भी आवश्यकता पड़ेगी, पूंजी की भी आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि अन्य वस्तुओं की मांग उत्पन्न हो रही है, ठीक है। किसी वस्तु की मांग के कारण क्या हो रहा है? किसी दूसरी वस्तुओं की मांग उत्पन्न हो रही है, तो वो व्युत्पन्न मांग कहलाएगी, ठीक है। इसके बाद में आपके आएगा सामूहिक मांग। नेक्स्ट है आपके सामूहिक मांग। सामूहिक मांग देखिए, जब एक वस्तु को एक से अधिक उपयोगों में लगाया जाता है तो सामूहिक मांग कहलाती है, ठीक है। जब एक वस्तु को एक से अधिक उपयोगों में लगाया जाता है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कोयला बिजली की मांग, कोयला बिजली की मांग, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, संयुक्त मांग, व्युत्पन्न मांग और सामूहिक मांग। अब आपके हम कुछ वस्तुओं के प्रकार पढ़ेंगे जो कि आपको अच्छे से आने चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि सामान्य वस्तु कौन सी है, निम्न वस्तुएं कौन सी है, प्रतिस्थापन वस्तुएं कौन सी हैं, पूरक वस्तुएं कौन सी हैं, क्योंकि इनसे संबंधित एग्जाम में प्रश्न काफ़ी बार आता है और वो डायग्राम भी देता है और कई बार डेफिनेशन के द्वारा भी पूछ लेता है, और एग्जाम्पल ज़्यादातर डायग्राम और एग्जाम्पल इसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य वस्तु की। सामान्य वस्तु क्या है? देखिए, जिनमें मांग और आय के बीच धनात्मक संबंध पाया जाता है, ठीक है, जिनमें मांग और आय के बीच धनात्मक संबंध पाया जाता है, यानी कि आय बढ़ने पर जिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाए और आय घटने पर जिन वस्तुओं की मांग घट जाए, उन्हें सामान्य वस्तुएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें सामान्य वस्तुएं कहा जाता है, ठीक है। किसमें संबंध पाया जाता है? इसमें मांग और आय में धनात्मक संबंध पाया जाता है, मांग और आय में धनात्मक संबंध पाया जाता है। इसके डायग्राम देख लीजिए आप, डायग्राम इसका धनात्मक होता है। कैसे ढाल वाला होता है? धनात्मक ढाल वाला होता है। इसका डायग्राम जो है वो धनात्मक ढाल वाला होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए बात करें, यहाँ पर ये मांग ली गई है और ये आय ली गई है। प्रारंभिक मांग और प्रारंभिक आय जो है वो OY1 है और जो मांग का स्तर है वो OX1 है, ठीक है। आय बढ़ने पर आय OY1 से जब OY2 हो जाती है तो जो मांग है वो OX1 से OX2 पर हो जाती है, यानी कि आय बढ़ने से मांग में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। तो ऐसा सामान्य वस्तुओं की स्थिति में होता है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट नंबर 2, निम्न कोटि की वस्तुएं, घटिया वस्तुएं, ठीक है, गिफिन वस्तुएं। आय और मांग के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। इसमें क्या होता है? आय और मांग के बीच निम्न कोटि की वस्तुएं जो है वो इनमें विपरीत संबंध पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, विपरीत संबंध पाया जाता है, यानी कि अगर आय में कमी होगी तो मांग में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, और आय में वृद्धि होगी तो मांग में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे, आगे की वस्तु है प्रतिस्थापन वस्तुएं। प्रतिस्थापन वस्तुएं या स्थानापन्न वस्तुएं, ठीक है, ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, ठीक है। यानी कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उससे संबंधित वस्तु की मांग बढ़ जाए तथा किसी वस्तु की कीमत घटने पर उससे संबंधित वस्तु की मांग घट जाए। क्या बोल रहा है ये? किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उससे संबंधित वस्तु की मांग बढ़ जाए। यहाँ पर संबंधित वस्तु की बात हो रही है, ठीक है। कोई दो वस्तुएं हैं, उनमें से एक वस्तु की कीमत बढ़ने से दूसरी की मांग बढ़ जाती है, ठीक है।
का किसी वस्तु की कीमत घटने पर उससे संबंधित वस्तु की मांग घट जाती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है चाय और कॉफ़ी। इस एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर चाय है और कॉफ़ी है, दो वस्तुएं हैं, चाय और कॉफ़ी दो वस्तुएं हैं। मान लीजिए चाय का जो एक कप है वो 10 रुपये का है। कितने का है? 10 रुपये का है, ठीक है। और कॉफ़ी का जो कप है वो 15 रुपये का है। कितने का है? 15 रुपये का है। यहाँ पर दो वस्तुओं की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा प्राथमिकता किसे देंगे? चाय को देंगे। अगर ये इसका उल्टा हो जाए, अगर चाय की कीमत हो जाए 15 रुपये, चाय की कीमत हो जाए 15 रुपये, ठीक है, बढ़ जाए, एक की कीमत बढ़ जाए और दूसरे की क्या होगी, जो दूसरे की कीमत यहाँ पर अगर कम हो जाए, इसे मैं ले लेता हूँ 18 या 20 रुपये कर देता हूँ, इसकी होगी 20 रुपये। तो यहाँ पर क्या होगा, जो इसकी मांग घट जाएगी, इसकी कीमत बढ़ने से इसकी मांग घट जाएगी, ठीक है। और इसकी कीमत कम होने से इसकी मांग बढ़ जाएगी। तो अब कॉफ़ी को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार इसका एग्जाम्पल जो है कोका कोला और पेप्सी भी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल आपने अच्छे से ध्यान में रखने हैं। आप और भी एग्जाम्पल अपनी तरफ से सोच सकते हो, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे आगे पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं, ठीक है। हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, प्रतिस्थापन वस्तुओं की स्थिति में जो है मांग वक्र का ढाल धनात्मक होता है, ठीक है। निम्न कोटि की वस्तुओं में जो ढाल है वो ऋणात्मक होता है और जो सामान्य वस्तुएं उनमें धनात्मक होता है। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करेंगे पूरक वस्तुओं, ठीक है। पूरक वस्तुएं, ठीक है, वे वस्तुएं जो मिलकर किसी मांग को पूरा करते हैं या ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग साथ साथ किया जाता है। ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग जो है वो साथ साथ किया जाता है, एक साथ प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वे वस्तुएं जो मिलकर किसी मांग को पूरा करती हैं। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उससे संबंधित वस्तु की मांग कम हो जाए तथा जब किसी वस्तु की कीमत घटने से उससे संबंधित वस्तु की मांग बढ़ जाए तो उन्हें पूरक वस्तुएं कहेंगे, ठीक है। इसका ढाल जो है वो ऋणात्मक ढाल होगा इसका, ठीक है। इनके आपने ये जो पैनल है, इनका जो चित्र है, वक्र जो है, इनके आपने अच्छे से देख लेने हैं, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे चाय व शक्कर हो जाएगा, ठीक है। टेनिस बॉल है और गेंद हो जाएगी, ठीक है। टेनिस का बल्ला और गेंद हो जाएगी। इसी प्रकार क्रिकेट का बल्ला और गेंद भी हो जाएगी। काफ़ी एग्जाम्पल इनके आप ले सकते हो। जो पेट्रोल और साधन हो गया, ठीक है, ईंधन और साधन हो गए, क्योंकि एक के बिना दूसरी का कोई वजूद नहीं हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ऐसी वस्तुएं जो है वो पूरक वस्तुएं होंगी और पूरक वस्तुओं में जो है मांग वक्र का ढाल जो है वो ऋणात्मक होता है। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो हमने पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसी प्रकार अपनी क्लासेज जब चलेंगी और ये मांग का टॉपिक हम कंप्लीट कर देंगे 2-3 दिन में। कल हम पढ़ेंगे मांग का नियम और इसकी व्युत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे और फिर इसकी एक क्लास हम जो है मांग की जो श्रेणियाँ हैं जिनमें बहुत ज़्यादा डाउट रहता है उन्हें बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको करवाएंगे ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।